सॉरी क्या चीज़? ओके जी, सो वी आर इन वीक थ्री की फर्स्ट क्लास है, और वीक थ्री का जो कंटेंट है, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो थ्री और आगे फोर में भी ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो 3 और 4 वीक हमारा मोस्टली जो स्पेंड होगा वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम जो ये काम कर रहे हैं, तो हम पहले रिक्वायरमेंट की फ़ेज़ को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी फेजेस पर जाएंगे। तो जो इस वीक ये जो वीक है, इसमें आज की क्लास है, इसमें हम रिक्वायरमेंट को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे, और उसके बाद सेकंड क्लास से हम मॉडलिंग की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि मॉडलिंग क्या चीज़ है और रिक्वायरमेंट में इसका क्या काम है। और फिर हम जब नेक्स्ट वीक में जाएंगे, उसमें भी यही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक कंटिन्यू होगा, और हमारे पास ये जो उसके अंदर मॉडलिंग है ये भी कंटिन्यू होगी, और मॉडलिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं। तो हम बेसिकली इस मॉडलिंग के अंदर जो कवर करेंगे वो है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो आपको मे बी नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीक से ये चीज़ भी स्टार्ट हो जाए। तो अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो फोकस होगा ज़्यादा, वो इस एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर होगा। देखेंगे मॉडलिंग क्या है, किन डायग्राम्स के थ्रू मॉडलिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, किस लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर इसको देखेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से बात स्टार्ट करते हैं, और रिक्वायरमेंट में हमने बात की भी हुई है कि हमारे एसई का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फेज़ है, उसमें सबसे पहला फेज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ ही रिक्वायरमेंट का है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी फेजेस इस पर क्या है, इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इस फेज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और इस फेज़ को ही अक्सर निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको निगलेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आगे फेज़ में आती है। तो आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि रिक्वायरमेंट का मकसद क्या है, कि व्हाट द सिस्टम विल डू, बेसिकली कि सिस्टम में हमने ये स्पेसिफाई करना है कि ये सिस्टम करेगा क्या, ठीक है। अच्छा, हमने इस पे डिटेल से बात की थी रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स पर, ठीक है। पिछले लेक्चर में देखिए आप, उससे वीक 2 के फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक सेकंड में, तो प्रोसेस मॉडल से, तो उस पे हमने डिटेल से बात की थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो कोई डिफरेंस बता सकता है? लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एग्जांपल से बता रहे हैं। एग्जांपल दे के बताएं मुझे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। वन बाय वन जी, कोई भी। शहजाद आप बता दें, आप बता दें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या? कैश विड्रॉ करना एटीएम से। हाँ, नॉन फंक्शनल हो गया इसकी परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। और कोई शहजाद आप बता दें, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक एग्जांपल सबके माइंड में चल रही है। और कोई आप बता दें। हाँ आप जी जी, क्लास में थे। अच्छा देखिए, नाम पे ज़रा फोकस करें ना यार, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की नाम पे फोकस करें कि जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं वो हमें क्या फंक्शनैलिटी देगा, या उससे हम क्या फंक्शनैलिटी को एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने एग्जांपल में देखा था फ्लेक्स को, और फ्लेक्स की बहुत सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको बल्कि आपने मुझे बताई थी। मैंने आपसे पूछा था कि फ्लेक्स में ये कंपोनेंट्स हैं, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो आपने कहा है कि एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी कि स्टूडेंट लेट से रजिस्टर होता है कोर्सेज में, और स्टूडेंट अटेंडेंस व्यू कर सकता है, स्टूडेंट अपने मार्क्स वगैरह व्यू कर। तो ये सारी क्या थी, ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी जो आप लोगों ने ही बताई थी, और अभी आप लोग ही उसको भूल रहे हो। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ मैंने आपको दूसरी मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बताई थी, जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, और इसकी भी आपको एग्जांपल दी थी कि हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को,
ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, इसके साथ कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का आपको मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था कि इसको आप याद इस तरीके से भी रख सकते हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसमें हमने, मुझे याद है कि वी हैड अ डिटेल डिस्कशन ऑन दीज क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने परफॉर्मेंस की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने सिक्योरिटी पे बात की थी कि ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। स्केलेबिलिटी की बात की थी, और इसके अलावा हमने डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों की बात की थी। जो ये था मकसद कि आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी है, और भी क्या बल्कि बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप अपने डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो आपके सिस्टम की क्वालिटी जो है ना, फिर वो ज़ीरो होगी। सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर देना, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। ठीक है, ये इनफ नहीं है कि आपने सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को वो कर लिया और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं। तो आपके अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आप यूँ समझो कि आपके सिस्टम की क्वालिटी जो है वो है ज़ीरो। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को आज के बाद नहीं भूलना कि जब भी आपसे किसी वक्त भी कोई पूछे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो आप एक सेकंड में आप उसे बताओ। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं भूलना। ये ऐसा ही है कि प्रोग्रामिंग में आपसे कोई कहे कि वेरिएबल क्या, और आपको ना आता हो तो बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसी तरह इसमें अगर आपसे कोई फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछो, आपको ना आता हो, तो एक बहुत बुरा इम्पेक्ट किसी बंदे पे वो करेगा। ठीक है, अच्छा, इन दो रिक्वायरमेंट्स के साथ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो ज़्यादातर फेजेस हैं ना, जैसे डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और आगे जो हम लेट्स से टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस में क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारे सिस्टम में क्वालिटी आ जाए। ठीक है, तो क्वालिटी इज़ रिलेटेड विद दिस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और क्वालिटी में हम क्या चाहते हैं, क्वालिटी इज़ वन वर्ड, लेकिन क्वालिटी में हम परफॉर्मेंस भी चाहते हैं, रिलायबिलिटी भी चाहते हैं, सिक्योरिटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि है डोमेन रिक्वायरमेंट। इस पे हमने पता नहीं बात की है कि नहीं, लेकिन अभी इस पे हम ज़रा सा बात कर लेते हैं कि ये डोमेन रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। तो देखें, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब हम बनाएंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फ़ेज़ में, तो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करोगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करोगे, प्लस आप डोमेन रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफाई करोगे। यार, डोमेन को स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डोमेन ये है, डोमेन आपको ये बताता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस स्लाइड पे जो लिखा है इसको भी इग्नोर करें, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको देखें, क्योंकि उस स्लाइड पे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ डोमेन रिक्वायरमेंट। देखिए, डोमेन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, या आप इंजीनियर हो, आपको आपका काम आता है, आपको ये पता है कि कोई कोड कैसे करना है, ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है वो आपको पता नहीं, और आपने उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो लेट्स से अगर बैंक है तो हमें बैंक का डोमेन समझना होगा कि बैंक में काम कैसे हो रहा है। ठीक है, काम कैसे होने से मतलब ये है कि कस्टमर कैसे आते हैं, पहले लेट्स से वो काउंटर 1 पे जाते हैं, काउंटर 1 पे लेट्स से हम कहते हैं कि कुछ टोकन सिस्टम है, इस तरह की चीज़, ये एक एग्जांपल होगी। दूसरा हम कहते हैं कि लेट्स से बैंक के अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उसमें अब हमें नहीं पता कि वो जो इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो चीज़ वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे सारा काम होता है, ठीक है, वो हमें नहीं पता। ये हम उनसे पूछेंगे, ये रिक्वायरमेंट हम उनसे लेंगे कि डोमेन नॉलेज आप हमें दें। जब तक डोमेन का आपको नहीं पता होगा आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। इसी तरह फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले यूनिवर्सिटी के सिस्टम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में काम कैसे हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी में काम ऐसे हो रहा है कि लेट्स से कोर्सेज मतलब मिलते जुलते हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी की कोई एक पॉलिसी, किसी यूनिवर्सिटी की दूसरी पॉलिसी है। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होते हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन बाद में शायद ऐसा हो कि
नहीं, जिस सेमेस्टर में जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं आप उन्हीं में बैठ सकते हो, जब तक एक क्लाइंट नहीं आगे नहीं जा सकते फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए डोमेन को स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। डोमेन नॉलेज इज़ कि हाउ कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। ये तीन चीज़ें तो मेन चीज़ें हैं। बाकी दो जो हैं ये ऑप्शनल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरह की बहुत सी और आपको चीज़ें नज़र आएंगी, इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, और इसके अलावा भी और बहुत सी हैं। इन्वर्स रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इन्वर्स रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दो कि ये हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस टेक्स्ट में रेड कलर यूज़ हुआ है, तो आप कह रहे हो कि आपके इस सॉफ्टवेयर में जितना भी डेटा डिस्प्ले हो उसमें रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो जो नई का वर्ड आ रहा है ना, तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट किस में आती है, इन्वर्स में। ये सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम में जब सिस्टम में हम लेट से कुछ एंट्री कर रहे हो तो तब माउस का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कीबोर्ड से सारा काम। तो ये सारी क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स आती है इन्वर्स रिक्वायरमेंट में कि आप हाँ, कि अगर पासवर्ड जब भी होगा तो वो तो कॉमन सी बात है, पासवर्ड जब भी होगा तो हम कहते हैं कि ये कैरेक्टर्स हों, सिर्फ नंबर्स ना हों, इतने हों। तो इस तरह की कि ये हम जो कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं का वर्ड, नॉट का वर्ड यूज़ कर लें और सब माइंड में रख लें, तो आपको ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट समझ आ जाएगी, ठीक है। इन्वर्स की कैटेगरी में ना भी आप उसे डालें, वैसे भी लिख दें, तो ये चीज़ कॉमन सी है। तीसरा है, लास्ट वन है, सॉरी, फिफ्थ वन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट से मतलब ये है कि लेट्स से हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है वो जो पीसीज हैं वो सारे मैक के लिए बने, ये सॉफ्टवेयर, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमें मैक के हिसाब से मैक की किसी लैंग्वेज में लेट से ऑब्जेक्टिव सी या इस तरह की उसमें हमें कोड करना पड़ेगा, ताकि हम कहते हैं मैक पे चले हमारे पूरे सिस्टम में। अगर हम कहते हैं हर सिस्टम पर चले, तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन है ना कि लाइनक्स पे भी हमारा सॉफ्टवेयर चले और विंडोज से भी चले, ठीक है, और मैक पे भी। तो हम फिर कहते हैं कि हम किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाएं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो वो जावा है, ठीक है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो जिसका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन के साथ हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही है। तो मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बताऊँगा जो मैं आज दूसरे मेरे पास डेटा वहाँ पे था लैपटॉप में, इसमें अभी नहीं है, तो मैं वहाँ से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बताऊँगा, मुझसे भूल गए। अच्छा, ये 5 रिक्वायरमेंट्स हो गई। इसके अलावा भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, फिर जो आपको, वो फिर आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ें आप वो कर रहे हो, वक्त के साथ साथ उसको भी हम देखेंगे। इनिशियली ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये आपसे नहीं भूलना चाहिए। डोमेन का मतलब आपको पता हो कि डोमेन किसे कहते हैं, हम उस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें काम का फ्लो कैसा है, काम कैसा हो रहा है, वो चीज़ हमें समझनी है। जब वो चीज़ समझ आ जाएगी तभी हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए मोटिवेशन के लिए, जो पुरानी स्टडीज़ है लाइक 2000 की है, अभी रिसेंट की जब से मैं ये स्टैट्स थी तब डाली थी, बस अब से मैंने अपडेट नहीं किया। अभी रिसेंट में भी तो ऐसे ही होगा कि ये कुछ सर्वेज हुए थे जिनमें जिस सर्वे में उन्होंने ये देखा कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसका फेलियर जो है उसकी वजह क्या है। तो ये जितनी स्टडीज़ भी आपको नज़र आ रही है ना, ये से यहाँ पर तो उन सब का मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये बता रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर की फेलियर की जो सबसे ज़्यादा जो जिसको समझा जाता है कि सॉफ्टवेयर फेल क्यों होते थे, तो वो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग थी। रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट ना होना या रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, स्टडी बेस्ड ऑन 340 कंपनीज इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो मोर देन 2/3 कंसिडर द SRS एज द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। सॉफ्टवेयर फेलियर में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो मेन मसला था वो किसका था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट का। तो ये जस्ट है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो इसमें बाकी कुछ है नहीं, ये दो कुछ सर्वेस यहाँ पे ऐड किए हैं। अच्छा जी, यहाँ से हमारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने क्या क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमारे पास
1 2 3 4 4 स्टेप्स हैं और बस उन 4 स्टेप से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका यहाँ पे है। तो नंबर 1 स्टेप जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देने के अंदर वो है इलिसिटेशन का। तो 1 बाय 1 हम इसे देखते हैं कि इलिसिटेशन क्या है। और दूसरा स्टेप जो है वो है एनालिसिस का। तो ये तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इस पे हमारे जो भी मैंने कहा ना कि हम मॉडलिंग करेंगे और यूएमएल को पढ़ेंगे और डिफरेंट डायग्राम्स यूज़ करेंगे, तो वो सारा इस एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। तो तीसरा है स्पेसिफिकेशन और फोर्थ वन है वैलिडेशन। और वैलिडेशन के बाद जब ये चारों स्टेप आप कर लेते हो ना, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट। अब ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप जिसे आप ये भी कह सकते हो कि इट्स लाइक एन एग्रीमेंट। ये भी आपको मैंने बताया था कि एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ये आपके और आपके कस्टमर के दरमियान एक एग्रीमेंट है। किस चीज़ का एग्रीमेंट है? किस चीज़ का? रिक्वायरमेंट्स का, कि यही वो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर आप लेट्स से किसी एक पेज पे आके स्टॉप नहीं होते तो कस्टमर विल कीप एडिंग रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स ऐड करता रहेगा कि ये तो ये एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाने का मकसद एक ये होता है कि एक तो हमें इसको हम फॉलो करें और दूसरा मकसद ये है कि इट्स लाइक एन एग्रीमेंट, कि ये जो इस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हैं ये फाइनल प्रोडक्ट में हम आपको देंगे। अच्छा, अब आते हैं बारी बारी इन स्टेप्स को ज़रा सा पहले थॉरली देखते हैं। अभी मैं एक ही 2 लाइन्स में बताता हूँ और फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं। अभी आज इलिसिटेशन देखेंगे, कल से फिर लेट से एनालिसिस स्टार्ट कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। इलिसिटेशन में हम क्या करते हैं? इलिसिटेशन में सिंपली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसको भी देखते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किए हैं वो कलेक्ट जो हमने रिक्वायरमेंट्स की है वो किस फॉर्म में होंगी? लेट्स से वो इस फॉर्म में होंगी। नेचुरल लैंग्वेज, सॉरी NLP लिख दिया मैंने, नेचुरल लैंग्वेज में होंगी। जो रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं वो किस में होंगी? नेचुरल लैंग्वेज में। जो हम बोल रहे हैं कि द कस्टमर वांट दिस, द कस्टमर वांट दिस, द कस्टमर नीड, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब वो रिक्वायरमेंट्स जो है नेचुरल लैंग्वेज में वो एम्बिगुअस भी हो सकती हैं, ठीक है। या लेट से मैं एक मतलब निकालता हूँ, आप उसका दूसरा मतलब निकालते हैं। तो उसके बाद हम ये करते हैं कि इलिसिटेशन के बाद हम जाते हैं एनालिसिस की तरफ। हम रिक्वायरमेंट्स को थोड़ी और अच्छी शक्ल देने के लिए हम जाते हैं एनालिसिस की तरफ, और उसके एनालिसिस में हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है वो होती है मॉडलिंग की, ठीक है। और इसमें हमारा काफ़ी टाइम लगेगा मॉडलिंग में। हम डिफरेंट डायग्राम देखेंगे और टूल्स देखेंगे किस तरह मॉडलिंग करते हैं। तो अंडर ये एनालिसिस का मतलब ये है कि हम हमारे सिस्टम का बिहेवियर समझें, हमारा सिस्टम कैसा होगा उसको समझें, ठीक है। वो कहते हैं ना, पिक्चर इज़ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। तो लिखी हुई चीज़ें शायद उतना अच्छा मीनिंग ना कन्वे कर सके, बजाय उसके कि हम उसका कोई मॉडल बना के रख लें, ठीक है। कुछ डायग्राम्स की मदद से सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम्स देखने के बाद आपको फ़ौरन समझ आ जाएंगी कि भाई ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रही है, ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रही है। तो हम जो इन डायग्राम्स के लिए पढ़ेंगे, जो टूल पढ़ेंगे, वो है हमारे पास UML। मैं आपको इसका चलिए जब इस पे आएंगे फिर बात करेंगे। UML के अंदर वी हैव 13 है कि 14 है, 14 डिफरेंट डायग्राम्स, ठीक है। हमारे पास इतनी 13-14 डायग्राम्स हैं। हर डायग्राम का कुछ पर्पस होता है। सारी डायग्राम एनालिसिस मॉडल में, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं करते। कुछ डायग्राम्स हम इसमें यूज़ करते हैं, लाइक यूज़ केस यूज़ कर लेते हैं, एक्टिविटी यूज़ कर लेते हैं, स्विम लाइन डायग्राम, ये कुछ डायग्राम्स इसमें यूज़ कर लेते हैं। बाकी जब इसके नेक्स्ट फेजेस में जाते हैं, लाइक आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, कुछ डायग्राम्स हम वहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम आपने कहीं पे देखी होगी या सुना होगा, ठीक है। वो UML में तो नहीं है, लेकिन वो डायग्राम भी हम देखेंगे।
तो एनालिसिस का बेसिकली पर्पस ये है कि हम कुछ मॉडलिंग करें, और मॉडलिंग का मकसद ये है कि हम सिस्टम को डायग्रामेटिकल वे में रिप्रेजेंट करें और उससे हम सिस्टम को, उसका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में ये है कि अब एनालिसिस के बाद जो हमने फाइनलाइज किया, ठीक है, मतलब शायद इलिसिटेशन के वक्त जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इतनी क्लियर ना हो, एनालिसिस के बाद वो मज़ीद क्लियर हो गई, और अब मज़ीद क्लियर हो गई उनको फाइनली स्पेसिफाई करें, और फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करें, वैलिडेशन करें। वैलिडेशन कैसे करें? देखिए वैलिडेशन, अब रिक्वायरमेंट्स है, इसको कैसे वैलिडेट करें? तो इसको वैलिडेट करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके बंदे हैं, जिसमें प्रोग्रामर भी होगा, डिज़ाइनर भी होगा, टेस्टर भी होगा और यूज़र भी होगा, और जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनके साथ ये रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की जाती है और वो सब उसका एनालिसिस करते हैं। हर कोई अपना फीडबैक देता है अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। यही वैलिडेशन का तरीका है, और वैलिडेशन का कोई तरीका नहीं है। ये ऐसा है कि लेट्स से मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा हूँ और आप उनमें नेगोशिएट कर रहे हैं, आप उनमें डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें ये फीचर भी होना चाहिए, ये फीचर भी होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं, क्योंकि जब बैठे होंगे सब लोग बैठे होंगे, मैं जो रिक्वायरमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो लेट्स से यहाँ पे हमने अभी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात की, तो जब मैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगा तो उस वक्त जो आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर होगा वो मुझसे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसका अपना एक कंसर्न होगा रिक्वायरमेंट्स को लेके। वो कहेगा कि इसमें आपने स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स मेंशन नहीं की, क्या स्केलेबिलिटी इस सॉफ्टवेयर सिस्टम में डिमांड नहीं है? तो मैं कहूँगा यार ये सपोज एग्जांपल, ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं स्कूल के लिए, ठीक है, स्कूल के इंटरनल यूज़ के लिए, तो स्कूल में 2-3 बंदे ऐसे यूज़ करते हैं, जो यार 8-10 बंदे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं करते। सपोज स्टूडेंट्स को, या चलो स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे? 1000 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 1000 स्टूडेंट के लिए मुझे नहीं लगता है कि स्केलेबिलिटी को इशू होगा, या स्केलेबिलिटी को हम फोकस करें। हम कहते हैं नहीं यार, 1000 छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो स्केलेबिलिटी तो तब काम आती है जब 1000 से यूजर्स 1 मिलियन पे पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह से वो मुझसे और क्वेश्चंस कर सकता है, इस तरह प्रोग्रामर मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है। तो ये तरीका है रिक्वायरमेंट को वैलिडेशन का, और कोई तरीका वैलिडेशन का एज सच नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 4 स्टेप जब आपके पास हो गए, तो इसके बाद आपके पास फाइनल एक प्रोडक्ट बन जाएगा, या एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और फिर उसी को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। वही डॉक्यूमेंट आगे दिया जाएगा किसको, आर्किटेक्ट को, वो उसके मुताबिक उससे अपनी इंफॉर्मेशन लेके स्टडी करके एनालिसिस करके वो क्या करेगा, आर्किटेक्चर उसका डिज़ाइन करेगा, फिर डिटेल डिज़ाइन होगा, और फिर डिज़ाइन वाला डॉक्यूमेंट इसकी बेस पे बना, फिर डिज़ाइन वाला डॉक्यूमेंट आगे हैंड ओवर कर दिया जाएगा किसको, डेवलपर्स की टीम को। वो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, और जो लीड है वो उसको लीड कर रहा होगा, देखिएगा कि काम उस फ्लो से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह ये आपका काम करने का प्रोसीजर है। तो आपकी जो पहली असाइनमेंट होगी, शायद नेक्स्ट वीक में आएगी, या तो वो इस एनालिसिस के पार्ट से होगी। उसमें आपको भी एक काम मैं करके बताऊंगा, एक केस स्टडी पे, दूसरी केस स्टडी में आपको दूंगा, और उसका आपने क्या करना होगा, उसका आपने एनालिसिस करना होगा। यूँ समझे कि आपने उसका एक SRS बनाना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अक्सर असाइनमेंट थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, और स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप 2-2 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें और मिल के काम करें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी इसी तरह होगा कि आप लोग फिर वही ग्रुप आपने एंड तक रखना है, ताकि असाइनमेंट 2 भी आप लोग मिल के करें, और इसी तरह आगे चल के। तो आगे चल के देखेंगे, आपने लेट्स से SRS बना लिया और डिज़ाइन अच्छे से बना लिया, तो फिर मैंने लास्ट टाइम भी ये किया था कि डिज़ाइन के बाद हम कोड की तरफ जाते हैं, तो हम उसको एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा वेटेज ज़्यादा कर लेंगे, लेट्स से असाइनमेंट का 5 है तो प्रोजेक्ट का 10, और आपसे कहूँगा कि इस केस स्टडी के लिए SRS आपने बनाया था, डिज़ाइन भी आपने बनाया था, अब इसके लिए कोड कर लो, ठीक है, कोई छोटी सी केस स्टडी। तो कोड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और वो इन सारी फेजेस से गुजर भी जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ कर लेंगे। चलो, वो तो जब असाइनमेंट आएगी उस पर बात करेंगे।
तो एनालिसिस का फेज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, और बाकी फेज़ जो है वो इस तरह से है, बस फाइनलाइज चीज़ों को फाइनलाइज करने की। मेन फेज़ एनालिसिस का है। अच्छा जी, अब आते हैं, अच्छा ये एक और डायग्राम भी देख लेते हैं, ये भी एक बुक में थी, ये मैंने बुक्स शेयर की है। अच्छा, आज इंशाल्लाह ये बुक्स भी शेयर करता हूँ। क्लासरूम कोड शेयर करें। क्लासरूम कोड भी, वो भी अभी इसके बाद में क्लासरूम कोड भी आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। मुझे भूल जाता है यार, क्या चीज़। अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों ले लें जिसमें आपको कंटेंट सेम होगा, सब कुछ सेम, लेकिन अच्छा इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इसको बताने का मकसद ये था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेज़ में, लेट्स से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर का सारा प्रोसेस किस तरीके से है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट से पहले भी अगर कोई काम, अगर आपसे पूछे कि रिक्वायरमेंट से पहले क्या होता है, जो एक प्रोफेशनल उसमें, तो वो ये होता है कि रिक्वायरमेंट से पहले फिजिबिलिटी स्टडी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी का पता है? अच्छा, नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं कितना फिजिबल है, इसके इस प्रोजेक्ट के बन जाने से कितना फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से, जैसे आपने सुना होगा कि वो एक बहस चलती है कि काला बाग डैम बनना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स से इस तरह का कोई जब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है ना, तो उससे पहले वो उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाती है कि जब अगर ये प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो इससे ये फ़ायदे होंगे। तो ये भी देखा जाता है इसके कुछ नुकसान भी होंगे, लेट्स से वो कहते हैं आसपास के इलाके डूब जाएंगे और ये चीज़ें। तो इसी तरह क्या चीज़, हाँ इसी तरह जब आप कोई नया सिस्टम बनाने जा रहे हो तो उसकी भी फिर बड़े लेवल पे बात करता हूँ, उसकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है कि इस सिस्टम के बन जाने से नुकसान कोई नहीं है, लेट्स से फ़ायदा यही है। ये इसे फिजिबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। फिर इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आती है, लेकिन हमें उस टाइप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद आप अपना वही प्रोसेस उस तरह से ही शुरू कर देते, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस का। तो वही चीज़ है, दो एक बुक में लेट्स से रिक्वायर क्या कहते हैं, एलिसिटेशन एनालिसिस, इन्होंने एलिसिटेशन एनालिसिस को एक ही उसमें रख दिया, उसके बाद स्पेसिफिकेशन और आखिर में वैलिडेशन। तो वही बातें मिलते जुलते की। और यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फेज़ में आप जो एलिसिटेशन और एनालिसिस करोगे, उसके रिजल्ट में आपके पास एक मॉडल बनेगा जिसे हम कहते हैं लेट्स से सिस्टम मॉडल। बात समझ आ गई? जिसे हम कहते हैं सिस्टम मॉडल। फिर आप जो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करोगे मॉडलिंग के बाद, एनालिसिस के बाद फाइनल करोगे, उसे हम क्या कहते हैं लेट्स से यूज़र एंड सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मॉडलिंग कर ली, फाइनली एक चीज़ फाइनलाइज कर ली, उसे हम रिक्वायरमेंट्स कह देते हैं। और आखिर में वैलिडेशन, और वैलिडेशन के बाद आपके पास क्या बन जाता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो इस स्लाइड में भी कोई ऐसी कुछ ख़ास बात नहीं थी, जस्ट आपको बता दें कि आप कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं हम जी अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर जो पहला फेज़ है और जो पहली एक्टिविटी है उसको ज़रा देखते हैं। पहली एक्टिविटी क्या थी? एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब क्या था? गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे कलेक्ट करें, ठीक है। तो इसको ज़रा सा अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है स्टेक होल्डर्स, इसको भी ज़रा देख लें। ये वर्ड भी बार बार आएगा। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? कभी सुना स्टेक होल्डर का वर्ड? किसे कहते हैं? हाँ, स्टेक हिस्से को कहते हैं, ठीक है। होल्डर जिसका हिस्सा है, क्या? हाँ, यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो हम स्टेक होल्डर का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब ये है कि हर वो यूज़र जो किसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है, लिंक्ड है, या इससे इफेक्ट होता है, ठीक है, या जिसका इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में रोल है, वो सारे क्या हो गए? स्टेक होल्डर्स। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आते हैं? अब यूज़र जो है स्टेक होल्डर है, ठीक है, जो यूज़ करेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बनवा रही है ये सॉफ्टवेयर, वो स्टेक होल्डर है। जो डेवलपर्स लेट्स से बनाएंगे वो स्टेक होल्डर है।
डेवलपर के अंदर फर्दर हम कहते हैं लेट्स से रिक्वायरमेंट इंजीनियर वो स्टैक होल्डर है, डिज़ाइनर वो स्टैक होल्डर है, टेस्टर वो सॉफ्टवेयर वो स्टैक होल्डर है। तो वो सारे बंदे, ठीक है, जो इस सॉफ्टवेयर के साथ क्या है लिंक्ड है, जिनका कोई रोल है इसमें, ठीक है, वो सारे कहते हैं, उन सबको कहा जाता है स्टैक होल्डर्स। अब आपका एलिसिटेशन में सबसे पहला काम ये होता है कि आप इस यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स से मतलब ये है कि आप स्टैक होल्डर्स को देखो, इन स्टैक होल्डर से क्या करो, इंटरव्यू करो, ठीक है। लेट्स से मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर हूँ, मैं अपनी टीम से डिज़ाइनर से भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, डिज़ाइनर से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि आपको आपकी क्या डिमांड्स है, कि उस हिसाब से मैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाऊँ। लेकिन मेन जो यहाँ पे जो इंटरव्यूइंग है ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए बना रहे हैं, जो यूज़र्स हैं जो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कैसे हो रहा है वो उसको देखना है, ठीक है। लेट्स से यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, यूनिवर्सिटी में जाके पूछेंगे, आप लोग जाके देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में काम कैसे हो रहा है। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर से पहले आप लोग काम कैसे कर रहे थे, तो कहीं हम भाई मैनुअली काम कर रहे थे, मैनुअल फाइल से लेट से, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे, जिससे आप क्या करोगे, आप उनके सिस्टम को समझोगे कि काम कैसे हो रहा है, उनके लेट से मैनुअल रजिस्टर्स हैं, कुछ भी है, इस तरह की चीज़ें आप देखोगे, उनके लोगों से बात करोगे। डिफरेंट बंदे होंगे ना, एग्जामिनर्स, अकाउंटेंट्स, लाइब्रेरी वाले, सपोज इन सब से आप बातें करके, इंटरव्यू मीन्स ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन, इंटरव्यू इज़ लाइक कम्युनिकेशन, और उनसे आप लोग रिक्वायरमेंट्स को निकालने की कोशिश करोगे। और या अगर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसको आप लोग स्टडी करोगे और देखोगे, ठीक है। तो यही जनरल से तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने थोड़े से स्टेक होल्डर्स किए, क्लाइंट्स, यूजर, डोमेन एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप देख लें रिक्वायरमेंट्स या स्टेक होल्डर की लिस्ट देख लें, भी डिफरेंट बंदे हो सकते हैं, बायर, ऑडिटर, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट बंदे होंगे, ठीक है। तो जब आप, इसलिए कहते हैं ना कि आपको डोमेन स्टडी करना ज़रूरी है। तो अब डोमेन स्टडी जब करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भाई इस कंपनी में तो एक कस्टमर सर्विस एनालिस्ट भी है, उससे आप देखोगे कि वो जब इस सिस्टम को यूज़ करेगा वो क्या चाहता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो क्या चाहता है, ठीक है। इस कंपनी का जो लेट्स से बॉस है या वीसी है या वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसा सिस्टम चाहता है, ठीक है। और डिफरेंट यहाँ पे बंदे नज़र आ रहे हैं आपको जो जो इसको यूज़ करेंगे। कस्टमर, अच्छा कस्टमर है तो कस्टमर कौन से है, पढ़े लिखे कस्टमर है या नहीं, या कोई ऐसा सिस्टम है जिसको किसी सीनियर सिटीजन ने लेट से यूज़ करना है, तो उनके लिए लेट से फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ऐसा सिस्टम है तो हमारी कोशिश होगी कि यार डिज़ाइन को इंतहाई सिंपल रखें कि एक आम बंदा भी जो इतना एजुकेटेड नहीं है वो भी इसको यूज़ कर सके। फॉर ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में, ठीक है, कि आप क्या करोगे, आप लोग डिफरेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूज़र से और बाकी जितने यूज़र्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, इनसे आप इंटरव्यू करोगे और इनसे आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करोगे। आपकी पहली एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, या इन अदर वर्ड्स इट्स एलिसिटेशन। ये हो जाएगी तो फिर आप मूव करोगे टुवर्ड्स एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस तो शुरू होने वाला है, तो उससे पहले एक और चीज़ ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये वी मॉडल हमने पहले भी पढ़ा है, जब प्रोसेस मॉडल्स को हम देख रहे थे तो वी प्रोसेस मॉडल को हमने देखा भी था। फिर उधर मैंने आपको बताया भी था कि वी का मतलब क्या है, लिखा भी हुआ है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ठीक है। फिर इसके पे भी मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन का क्या मतलब है और वैलिडेशन का क्या मतलब है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का डिफरेंस अगर कोई बता दे तो, वैसे टेक्निकल इतनी कोई लॉजिकल चीज़ है, लेकिन बस एक टर्म यूज़ होती है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है और वैलिडेशन से क्या मतलब। जी, एनीबॉडी? हाँ, वैलिडेशन जो है वो आपके पास हर स्टेप से मतलब ये है कि
आपके पास हर फेज़ के बाद होती है, ठीक है। जैसे अभी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस दिखाया था यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर इसके आखिर में हम क्या कर रहे हैं, एक वैलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेप में भी अगर वेरिफिकेशन को देखना हो तो वो कहाँ पे होगी? एलिसिटेशन के बाद लेट से हमने कुछ ऐसा काम किया अपने प्रोसेस को या अपनी एलिसिटेशन में जो रिक्वायरमेंट्स को हमने कलेक्ट किया देखने के लिए क्या हम सही जा रहे हैं, वो हम कहते हैं लेट से वेरिफिकेशन। फिर एनालिसिस किया, उसको वेरीफाई किया किसी भी तरीके से, लेट से खुद ही वेरीफाई किया, ठीक है। जैसे काम करते रहे, काम करके दोबारा देखते ठीक है कि नहीं, स्पेसिफिकेशन। और आखिर में जब पूरा आप कहते हो कि हाँ यार अब ये रिक्वायरमेंट्स हो गई, तो फिर आखिर में उसको जो टेस्ट करते हैं ना, वो उसे हम वैलिडेशन कहते हैं। अब पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेज़ को उठाएं, ये तो सिर्फ रिक्वायरमेंट है ना। अब पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस को उठाएं, अगर जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा यार इसको ऐसा बना लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन और कोड और देन डिप्लॉयमेंट इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। फिर डिज़ाइन को वेरीफाई करना है, फिर कोड को वेरीफाई करना है, फिर डिप्लॉयमेंट कर ली सही हुई है कि नहीं। अब ये पूरे इस स्टेप से एक आपके पास प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, इसको मैं लिख देता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो बन गया। अब इस फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, वैलिडेट करोगे, ठीक है। अब इसको वैलिडेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको वेरीफाई का वर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको वेरीफाई का वर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको वेरीफाई का वर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, वैलिडेट। अब आप देखो इसको, अगर आपके पास डिफरेंट लेवल्स की रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे बता दी गई है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, सिस्टम एंड डिज़ाइन की, कंपोनेंट डिज़ाइन की। देखिए एक कंपोनेंट है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, टेस्ट करने से। लेट्स से फ्लेक्स के 5-6 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट को आपने उठाया, आपने उसको टेस्ट किया, उसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। फिर आपने क्या किया, यूनिट टेस्टिंग के बाद आप जाते हो किसकी तरफ, इंटीग्रेशन। कंपोनेंट 1 के बाद कंपोनेंट 2 बना, कंपोनेंट 2 को इंडिविजुअली टेस्ट किया, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। लेकिन कंपोनेंट 1 और 2 को कंबाइन करके टेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सब सिस्टम डिज़ाइन या सिस्टम या सब सिस्टम डिज़ाइन इसको आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पूरा सिस्टम जब बन गया आपका डेवलपमेंट के फेज़ में, कोड करने के बाद लेट से आपने 5-6 कंपोनेंट्स बना लिए, उसको टेस्ट करना इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। और वो अब आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स लिखी थी उसके मुताबिक ये डेवलपर ने काम कर दिया। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाओ, कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया डिप्लॉयमेंट के बाद, अब आप रेडी हो कस्टमर को देने के लिए, तो उस वक्त फिर आप ये यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखोगे जो आपने लिखे थे टेस्ट केसेस, कि इस प्रोडक्ट को हम कब एक्सेप्ट करेंगे, जब इसमें ये लेट्स से फंक्शनलिटी 1 हो, फंक्शनलिटी 2 हो, फंक्शनलिटी 3 हो। शायद सारी फंक्शनलिटी ना हो, लेकिन कुछ क्राइटेरिया तो डिफाइन कर दिया होगा ना कि इतनी इतनी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तब भी हम इसको मार्केट में या कस्टमर को देंगे, ठीक है। ये सारा काम टेस्टर का होता है? ये सारा काम होता है, इधर लिख लेते हैं। हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है आपके पास, एक बंदा भी हो सकता है, एक बंदे से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का ये काम होता है। अच्छा, एक टेस्टिंग डेवलपर करता है आपका। देखिए, डेवलपर जब कोड कर रहा है तो कोड करने के साथ साथ वो टेस्ट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई डेवलपर भी कि वो ऐसे ही कोड करे, कोड के साथ साथ वो टेस्टिंग कर रहा है, वो अपने एंड पे वो करके दे रहा है। शायद उसको अपने एंड पे जो उसने डेवलप किया, लेट्स से उससे मिस्टेक हो भी सकती है, सामने नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसका उस वक्त जो फोकस होता है वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा होता है। वो कहता है किसी तरीके से ये फंक्शनैलिटी अचीव हो जाए, तो कुछ चीज़ें उससे मिस हो भी सकती हैं। तो अब ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम का काम है, जो भी इसके टेस्टर्स हैं, कि अब वो इस पूरे सॉफ्टवेयर को क्या करें, वैलिडेट करें, ठीक है। वेरीफाई हर स्टेप पे हो गया, अब वो इसको क्या करें, वैलिडेट करें। वो कैसे वैलिडेट करेंगे, वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को उठाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेट से ना होता
तो ये टेस्टर उसको टेस्ट कर सकते, तब भी कर लेते, लेकिन उतनी एफिशिएंट इफेक्टिव टेस्टिंग नहीं होती। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, मैं उठाऊंगा रिक्वायरमेंट नंबर 1 से और हर रिक्वायरमेंट को अब मैं टेस्ट करूंगा अपने अपने जो 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 मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा माइंड सेट है कि इस रिक्वायरमेंट को कैसे टेस्ट करना चाहिए, मैं उसको उठाऊंगा और बारी बारी टेस्ट करूँगा। अब क्वालिटी एश्योरेंस टीम का ये काम है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करना, ठीक है। अब लेट्स से अगर ये सॉफ्टवेयर आगे रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, और हमने जैसे आपको बात की थी कि प्रोग्रामर को तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा, इंजीनियर को पकड़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर ये सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने के बाद प्रॉब्लम आएगी तो किसको पकड़ेंगे? ये क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है ना, इसको पकड़ा जाएगा। भाई आपका काम यही था, आपको इसलिए रखा था कि आपने इसको अच्छे तरीके से टेस्ट करना है, इसमें जो जो प्रॉब्लम्स है आपने आइडेंटिफाई करनी, बजाय इसके कि हम कस्टमर को दें, वो यूज़ करें और उस वक्त इसमें क्या आ जाए, उस वक्त प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये QA की भी जॉब्स आती हैं, ठीक है, QA की भी जॉब्स आती हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, ठीक है। टेस्टर के नाम से शायद आपको नहीं आती होगी, लेकिन QA टीम QA के नाम से भी आपके पास जॉब्स आती हैं, ठीक है। QA की जॉब्स देखी हैं, और फिर बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टाइटल से भी जॉब आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अच्छी जो फर्म्स है, अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब वही होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है। और बाकी कुछ लोग को चाहिए प्रोग्रामर होते हैं, टाइटल ये दे दिया होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई वो भी इन फेजेस से गुजर के ही, प्रोग्रामिंग से गुजर के आगे जाता है, लेकिन ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस गाय, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसने प्रोजेक्ट्स पे काम किया होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे जॉब्स पे अक्सर टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन नीचे लिखा होगा कि उसको भाई वर्डप्रेस में काम करना आता हो, PHP आता हो, उसका फ्रेमवर्क लारेवल आता हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आती हो, नोड.js आती हो, डेटाबेस में लेट्स से ओरेकल आता हो, ये चीज़ें आती हो, ये चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, वो फिर डेवलपर की बात है, वो डेवलपर बेसिकली डेवलपर हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम है, वो ये सारे फेजेस से अपनी टीम को गुजारेगा, ठीक है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन 2 कोर्सेज़ में ये सारे स्टेप्स सिखाए जाएंगे, जो भी असाइनमेंट, जो भी प्रैक्टिसेस आपसे करवाई जाएगी, उसका मकसद यही होगा कि आप रिक्वायरमेंट्स को कोड करना सीखें, डॉक्यूमेंट बनाना सीखें, डिज़ाइन करना सीखें। मकसद ये है कि जब कोडिंग की बारी आए तो आपके पास हर चीज़, कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सब कुछ सामने हो कि भाई ये मुझे करना है। आपको उस वक्त सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सोचने का काम हमने एनालिसिस और डिज़ाइन की फेज़ में कर दिया है। तो अब मज़ीद हमें सोचने की ज़रूरत न पड़े और एक रोड मैप है, उसको फॉलो किया जाए। तो यही प्रोफेशनली काम करने का तरीका है, और यही प्रैक्टिसेस आपसे कराई जाए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ये मतलब है कि यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये 4 कंपोनेंट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के। आपने ये सेपरेट अलग अलग बनाया। लेट्स से पहले कंपोनेंट 1 बनाया, इसको टेस्ट कर दिया, ये कंपोनेंट ओके है, आप कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब कंपोनेंट 2 बनाया, उसको टेस्ट किया, वो भी आपको लगा ठीक काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड इन कंपोनेंट्स ने मिलके भी तो काम करना है ना। लेट्स से ये स्टूडेंट का आपके पास वो था, मॉड्यूल था, ये आपके पास फैकल्टी का मॉड्यूल था। तो फैकल्टी के ऑपरेशन मैंने चेक किया, हाँ भाई फैकल्टी लॉगिन हो सकता है, फैकल्टी कोर्सेज देख सकता है, इस तरह की हाँ टेस्ट कर लिया। ऐसा स्टूडेंट की भी कुछ एक्टिविटी था, स्टूडेंट अटेंडेंस देख सकता है सपोज। लेकिन अब ये कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का आपस में भी कुछ इंटरेक्शन है, कुछ डिपेंडेंसी है ना। ये फैकल्टी अटेंडेंस मार्क करेगी और उसी को ये देखेगा। तो अब हमने इंडिविजुअली टेस्ट किया, अब दोनों को कंबाइन करो, इंटीग्रेट करो और अब टेस्ट करो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। पहले जब मैंने टेस्ट किया था तो मैंने ये टेस्ट नहीं किया था कि फैकल्टी और स्टूडेंट की जो कोऑपरेटिव ऑपरेशंस है क्या वो भी सही काम कर रहे हैं कि नहीं। इंडिविजुअली अलग अलग मैंने टेस्टिंग कर ली थी, तो इनको इंटीग्रेट करना और टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। आप लोग सिर्फ अटेंडेंस की वजह से आए? नहीं सर, वो थोड़ा आज लेट हुए। अच्छा,
मैंने अटेंडेंस की वजह से आए तो ना आते, मुझे कह देते, मैं वो कर देता। अच्छा जी, तो आई थिंक आज के लिए इनफ है।